सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस संस्कृत के अपलोड हो चुके हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखें। और लगभग मैंने अलग अलग सीरीज बना के अपलोड किए हैं। तो संस्कृत के वैसे हैं तो 200 से 300 वीडियोस, लेकिन यहाँ जो ये सीरीज है इसमें लगभग ये 60-70वां वीडियो होगा। तो इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के लिए भी आप लोग प्लेलिस्टों में जाकर ज़रूर देखें। जैसे कि शुभम सर के वीडियो हैं पर्यावरण के, उनका अभ्यास बहुत अच्छा है और वर्ग 2 में सिलेक्शन भी हुआ है, तो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसके अलावा मैथ्स के वीडियोस भी हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी आप लोग देखें। और संस्कृत के जो अन्य वीडियोस हैं पेडागोजी के अलावा, वो भी आप लोग देखें, जिससे कि और अच्छा कुछ हो सके। और यदि परीक्षा होती है तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आज के वीडियो को सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। विद्यालयः समाजस्य दर्पणः इति कथनम, मतलब कहा गया है कि जो विद्यालय है वो समाज का दर्पण है। तो यह कथन कैसा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है ना भवति, मतलब कि विद्यालय समाज का दर्पण नहीं होता है, ये कह रहे हैं। या फिर सत्यम, मतलब ये सही है। फिर क्या कह रहे हैं? अवितुमर्हति, मतलब कि हाँ ये भवितुमर्हति है, तो ये हो सकता है। अत्युक्ति ही, मतलब कि ये तो अतिशयोक्ति में कह दिया है या फिर ऐसे ही कह दिया है। तो क्या होगा? विद्यालय जो है वो समाज का दर्पण है, बिल्कुल ये सत्य रहेगा। क्या होगा सही उत्तर? सत्यम रहेगा ये वाला। आगे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रारंभिक स्तरे शिक्षणे कस्य प्राधान्यम। क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षणे, मतलब शिक्षण में, कस्य मतलब किसकी, प्राधान्यम मतलब प्रधानता होती है। तो प्रारंभिक स्तर पर किसकी प्रधानता होती है ये बताना है। चिंतनस्य या फिर चिंतन स्तरस्य, स्मृति स्तरस्य, कल्पना स्तरस्य, या फिर किम शक्तेः। तो क्या होगा सही उत्तर? प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण में किसकी प्रधानता होती है? तो जो प्रारंभिक स्तर होता है, प्रारंभिक स्तर में स्मृति स्तर की जो है, स्मृति स्तर, इसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? स्मृति स्तर, जो प्रारंभिक स्तर है बालक का, तो उसमें स्मृति स्तर जो है ये प्रमुख रहता है, इसकी प्रधानता रहती है। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालयेषु सामाजिकतायाः विकासार्थं किम आवश्यकम। क्या कह रहे हैं? विद्यालय में सामाजिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो विद्यालय में सामाजिकता का विकास करना है, तो जब सामाजिकता की बात आती है तो क्या सही होगा? प्रतिस्पर्धा तो सामाजिकता से संबंधित नहीं है, मित्रता एक हिसाब से है, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में सहयोग दिया है। सहयोग सामाजिकता का एक प्रमुख उदाहरण है और ना किमपि तो होगा ही नहीं। तो क्या रहेगा सही उत्तर? सहयोग जो है ये सामाजिकता के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो आपने देखा होगा कि एक साथ एक ग्रुप में बच्चों को शिक्षण कराया जाता है और कार्य बांट दिए जाते हैं। तो उसमें यही बताया जाता है कि सामाजिकता का विकास कैसे हो, या फिर एक दूसरे के सहयोग से बच्चे काम करना कैसे सीखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिक्रमितम शिक्षणम भवति, जो अभिक्रमित शिक्षण है वो होता है। तो एक पाठ्य योजना है ये अभिक्रमित शिक्षण। एक विधि है ये, या फिर एकम सहायोपकरणम होगा यहाँ पर, या फिर एक सहायोपकरण है, या फिर एका शिक्षण कला। तो यही रहेगा सही उत्तर की जो अभिक्रमित शिक्षण है ये एक शिक्षण कला के अंतर्गत आता है, एक शिक्षण कला है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षकः अवकाश दिवसे कुर्यात्। क्या कह रहे हैं? जो शिक्षक है वो अवकाश के दिनों में करता है या फिर करना चाहिए। तो शिक्षक को अवकाश के दिनों में क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। शिक्षकः अवकाश दिवसे किम कुर्यात्, शिक्षकः अवकाश दिवसे कुर्यात्। तो मित्र मेलनम, पहला ऑप्शन दिया है मित्र मेलनम, मित्र से मिलता जुलते हैं। चलचित्र दर्शनम, या फिर चलचित्र देखते हैं, या फिर ज्ञान वृद्धये अध्ययनम,
ज्ञान की वृद्धि के लिए अध्ययन करते हैं, या फिर निःशक्त गृहे शयनम, या फिर शयन करते हैं। तो शिक्षक को जो अवकाश का दिन है, अवकाश के दिन में शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्पष्ट ही दिख रहा है, ज्ञान वृद्धये अध्ययनम, मतलब कि ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए अवकाश के दिन में। और ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ लिया गया है क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं। विद्यालय समाजस्य दर्पणः अस्ति, ये हो ही चुका है यहाँ पर। हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षणस्य भारतदेशे प्रयोगः कदा अभवत्, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग भारत देश में कब हुआ। और सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि ये कितने मिनट का होता है और किसके लिए होता है सूक्ष्म शिक्षण, ये भी कई बार पूछा जाता है। अध्यापक के लिए होता है और इसकी समय सीमा वगैरह कितनी है, तो ये भी आप लोगों को याद करना है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझ लेना है। तो क्या कहा, सूक्ष्म शिक्षणस्य भारत देशे प्रयोगः कदा अभवत्, कब किया गया सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग भारत में। सही उत्तर रहेगा 1970 ईस्वी तमे, मतलब कि 1970 में किया गया। सर्व सुलभा सहायक सामग्री वर्तते, सबसे सुलभ सहायक सामग्री है। तो क्या है सबसे सुलभ सहायक सामग्री, ऑप्शन देख लेते हैं। फलालैन बोर्ड, श्वेत वर्तिका पट्ट, दूरदर्शन, या फिर आकाशवाणी। तो जो फलालैन बोर्ड है ये सबसे ज़्यादा सुलभ सामग्री है, आप कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे, लिखित अभिव्यक्तेः उद्देश्यस्य पूर्तिः भवति, मतलब कि लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कैसे होती है, तो सूक्तीनां शास्त्रस्य, आगे क्या कह रहे हैं, संस्कृते वार्तालापे, संस्कृत से मैं वार्तालाप करने से, श्लोक कंठस्थीकरणे, श्लोक के कंठस्थीकरण करने से। तो लिखित अभिव्यक्ति मतलब सूक्तियों के शास्त्र से, ऐसा करना कि लिखने में सूक्तियों का लिखना, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए कहा है, क्या कहा है, लिखित अभिव्यक्तेः उद्देश्यस्य पूर्ति भवति, तो इन सभी से लिखित जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। क्या रहेगा सही उत्तर, सर्वे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वविद्यालय आयोगस्य अध्यक्षः कः, तो विश्वविद्यालय आयोग जो है उसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके अध्यक्ष भी वही होंगे। ऑप्शन में कोठारी महोदय दिए हुए हैं, लक्ष्मण स्वामी महोदय दिए हुए हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हैं और गुरुदेव टैगोर महोदय हैं। तो सर्वसुलभ उत्तर अपन को यहाँ पर मिल ही चुका है। नाम से ही स्पष्ट है कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय थे ये विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब कि ये लाया गया था। शिक्षण मूल्यांकनस्य उपयोगिता अस्ति सन्ति, मतलब कि शिक्षणे मूल्यांकनस्य उपयोगिता सन्ति, शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। पहले तो आपको प्रश्न समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न में क्या कहा है। तो शिक्षण दिया है तो शिक्षण में मैं या पर आएगा, तो आपने लगा लिया कि जब सप्तमी का एक वचन है तो मैं अपन ने लिखा शिक्षण में। मूल्यांकन से जहाँ पर स्या होता है मैंने आपको बताया ही था, का, की और के, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अपेक्षा आपको लगाना है। तो शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता, मतलब उपयोगिता, और अस्ति मतलब है, संति मतलब हैं, तो उपयोगिता है, ऐसे आपको लगाना है क्वेश्चंस को। तो क्या है मूल्यांकन की उपयोगिता, चयन में, अधिगमार्थम प्रेरणा, अधिगम की प्रेरणा के लिए है, शैक्षिक निर्देशन के लिए है, या फिर सभी। तो शिक्षण में मूल्यांकन की जो उपयोगिता है इन सभी में है। तो जो सर्वे दिया हुआ है ये सभी उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, अगला एक और प्रश्न है जो कि प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और ये रिकॉर्ड है ये प्रश्न की इसके पूछे जाने का। मुझे लगभग कई पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, पुराने पेपरों में भी और जो अभी पेपर हुए हैं नए उनमें भी। भंडारकर पद्धत्याः अपरम नाम किम, जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी थे इन्होंने इस पद्धति की शुरुआत की थी, इसके जनक माने जाते हैं। तो इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है सूत्र विधि, सहयोग पद्धति, अनुवाद पद्धति या फिर व्याख्या पद्धति।
तो भंडारकर पद्धति जो है, भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम आपको यहाँ पर बताना था। तो भंडारकर पद्धति का अपर मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा नाम क्या है? अनुवाद पद्धति। क्या होगा सही उत्तर? अनुवाद पद्धति जो है ये भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुखा समस्या का, मतलब कि जो संस्कृत शिक्षण है इसकी प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, संसाधनानाम या फिर संसाधन, भेदभावपूर्ण शिक्षणम। तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या को यहाँ पर आपको बताना है कि प्रमुख समस्या क्या होगी। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्रमुख समस्या है ये दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। कहीं ना कहीं शिक्षण पद्धति को ही अपन जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति है। यदि उन्हें सही तरीके से पढ़ाया जाए, संस्कृत शिक्षण कराया जाए, तो संस्कृत भाषा जो है एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में उभरेगी और आगे बढ़ेगी। ध्यान से, आगमन पद्धत्याः प्रवर्तकः अस्ति। क्या कह रहे हैं? प्रवर्तकः, यहाँ पर प्रवर्तक ऐसा लिखना था, प्रवर्तकाः अस्ति। तो आगमन पद्धति के प्रवर्तक जो है वो कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं पतंजलि महोदय, वरदराज महोदय, कात्यायन महोदय जिन्होंने वार्तिक लिखे, महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और वरदराजाचार्य जी ने भी कौमुदियाँ लिखी, भट्टोजी दीक्षित भी थे इन्हीं में। तो सही उत्तर क्या रहेगा? आगमन पद्धत्याः प्रवर्तकः महर्षि पतंजलि महोदय। ये तो जो भाष्यकार महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने आगमन पद्धति का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डाल्टन पद्धत्याः सर्वप्रथमं प्रयोगः जातम्, मतलब कि जो डाल्टन पद्धति है, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ब्रिटेन देश में किया गया था, फ्रांस देश में किया गया था, रूस देश में किया गया था, या फिर अमेरिका देशे। तो डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका देश में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? अमेरिका देशे। ये रहेगा दा जो है डी नंबर का, ये सही उत्तर रहेगा। अमेरिका देश में सबसे पहले डाल्टन पद्धति का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाद विवाद पद्धत्याः अपरनाम किम? जो वाद विवाद पद्धति है, वाद विवाद पद्धति, इसका दूसरा नाम क्या है? अपर मतलब होता है दूसरा। तो वाद विवाद पद्धति का आपको यहाँ पर दूसरा नाम बताना है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन अर्थबोध पद्धति, दूसरा दिया है भाष्य पद्धति, तीसरा अनुकरण पद्धति, या फिर चौथा सूत्र पद्धति। तो वाद विवाद पद्धति का दूसरा नाम, वाद विवाद पद्धति जो है उसका दूसरा नाम बताना है। तो दूसरा नाम इसका अर्थवबोध पद्धति, अर्थबोध पद्धति के नाम से ये जानी जाती है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निरीक्षण पद्धत्याम महत्वपूर्णमस्ति, मतलब कि जो निरीक्षण पद्धति है, निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण क्या है? तो निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न करना। तो निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न करना महत्वपूर्ण है। क्या? बालकान स्वतंत्रता प्रदान करणम, बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, या फिर पूर्वम निर्धारिता योजना, पूर्ण और पहले से निर्धारित योजना, या फिर निरीक्षण द्वारा अवबोधन के अवसर प्रदान करना, निरीक्षण के द्वारा अवबोधन के अवसर प्रदान करना। तो क्या होगा सही उत्तर? निरीक्षण पद्धत्याः महत्वपूर्णमस्ति, निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण है। तो यही रहेगा सही उत्तर डी, निरीक्षण द्वारा अवबोध के अवसर प्रदान करना, निरीक्षण के द्वारा अवबोध के अवसर प्रदान करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारेण पठनस्य दोषाः कति सन्ति? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि याज्ञवल्क्य जो हैं, उन महर्षि याज्ञवल्क्य, उनके अनुसार पठन के दोष कितने हैं? तो ऑप्शंस दिए हुए थे 22, 18, 14 या फिर 16। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार पठन के जो दोष हैं वो 14 हैं। कितने हैं? 14 दोष बताए गए हैं पठन के। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा स्वस्थ शरीरे स्वरूप मस्तिष्कस्य निर्माण करोति उक्तवान। ये किसने कहा? मतलब कि
शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो उक्तवान जहाँ पर लिखा हो मतलब कि कहा है, किसने कहा है ये। ऑप्शंस दिए हुए हैं महर्षि गौतम महोदय, अरस्तु महोदय, शुक्रात महोदय या फिर विवेकानंद महोदय। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कहा था अरस्तु महोदय ने। अरस्तु महोदय ने ये कहा है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय शिक्षा आयोगस्य नामांतरमेवं, मतलब कि भारतीय शिक्षा आयोग का अन्यतम नाम, मतलब कि नामांतर एव, नामांतरम एवं मतलब एवं निकलेगा यहाँ पर। तो भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम कौन सा है, ये भी अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके पहले एक और था, राधाकृष्णन आयोग का आया था, विश्वविद्यालय आयोग का था, वो अलग है। और ये है भारतीय शिक्षा आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम अपन को रटना था, इसके पहले अपन में चर्चा कर चुके हैं। कोठारी आयोग जो है, कोठारी आयोग या फिर कोठारी कमीशन भी अपन इसे कह सकते हैं। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है। और राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, ये अपन ने पहले वहाँ पर पढ़ लिया है। तो हंटर कमीशन नहीं होगा, मुदालियार आयोग नहीं होगा, ये रहेगा अपना सही उत्तर कोठारी आयोग। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। और अपने यहाँ पर इतने प्रश्न या फिर ये कहें कि इतने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कि यदि आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आराम से आप 30 में से 25 स्कोर करने लायक हो जाएंगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा गद्य और पद्य पर ध्यान देना होगा, और जो 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी आप उसमें आराम से 12 से 13 नंबर तक ला सकते हैं। केवल आपको इन प्रश्नों को रचना है, ये गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से मैंने देखा है कई बार यही के यही, थोड़ी सी भाषा चेंज होती है लेकिन प्रश्न यही है। चलते हैं प्रश्न पर। शिक्षायाः प्रयोजनमस्ति, शिक्षा का प्रयोजन है। तो क्या है शिक्षा का प्रयोजन? कर्मसु कौशलम, विविध विषयाणाम ज्ञानम प्राप्ति, विविध विषयों के ज्ञान की प्राप्ति, व्यक्तित्व विकासः, व्यक्तित्व का विकास है क्या, या फिर जीवन निर्माणम, जीवन का निर्माण। तो कर्मसु कौशलम ये भी ठीक है एक हिसाब से, विविध विषयाणाम ज्ञान प्राप्ति भी ठीक है, और व्यक्तित्व विकास भी ठीक है, और जीवन निर्माण भी ठीक है। लेकिन इनमें से जो ज़्यादा सही है, तो शिक्षा का प्रयोजन में कहा जाता है कि व्यक्तित्व का विकास हो। जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा ग्रहणार्थी के व्यक्तित्व में विकास होना चाहिए। तो ये रहेगा सही उत्तर। और आज के लिए इतना ही। आगे पुनः इन्हीं वीडियोस के साथ उपस्थित रहेंगे। और आप लोग ये वीडियोस अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि और कुछ अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।